हेलो बच्चों। तो आज हम थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक नेशनलिज्म इन इंडिया इसके बारे में जो है एक टॉपिक लेके आया हूँ। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मैं इसे शॉर्ट भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं होगा। पर आज जो है हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। तो अगर हम नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, अब देखिए एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ सकता है। ठीक है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ले जो कि आप लोगों को पता ही ना हो। ठीक है। तो नेशनलिज्म इज द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप एक राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने का विचार रखते हैं। तो मोस्टली इट इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ देयर ओन कंट्री और होमलैंड। यहाँ पर ज़्यादातर आप जो है अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और जनता के हित, इन ही चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं। तो इसे ही जो है नेशनलिज्म कहा जाता है। तो जो राष्ट्रवादी सोचते हैं कि ऐसा करने और दूसरों के नियंत्रण या दमन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्येक समूह को का अपना राष्ट्र हो। ठीक है। जो नेशनलिस्ट होते हैं वो यही बोलते हैं कि बेस्ट वे टू मेक दिस हैपन एंड अवॉइड कंट्रोल और ऑपरेशन ऑपरेशन बाय अदर इज फॉर ईच ग्रुप टू हैव देयर ओन नेशन। ठीक है। तो ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। अब हम लोगों ने जो है नेशनलिज्म को समझ दिया है, तो आप ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये आया कहाँ से। अब सबसे पहले हम उन बेसिक टर्म्स को ही समझेंगे। देखिए इतना ज़्यादा चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिया होता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक टर्म्स से ही साथ में ये चीज़ें कराऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं सत्याग्रह की। अब सत्याग्रह एक नेशनलिज्म का आइडिया हो सकता है, मतलब कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब ही यही होता है कि क्लाइंगिंग टू ट्रुथ, मतलब कि सत्य से चिपकना, होल्डिंग फास्ट टू ट्रुथ या सत्य पर टिके रहना, या सत्य के लिए ही आग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह होता है। ठीक है। तो और कम व्हाट मे। ठीक है। जितने भी आओ क्या हो सकता है, इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गांधी जी ने डिस्क्राइब किया था सत्याग्रह को कि एक अच्छे कारण में दृढ़ता, मतलब firmness in a good cause in Indian opinion. In young India, he pointed out that Satyagraha was just a new name for the law of self-suffering. यंग इंडिया में बताया गया है, उन्होंने बताया कि सत्याग्रह जो है वो आत्म पीड़ा के कानून है, उनके लिए एक नया नाम हो सकता है। ठीक। तो टोटल मिला के कर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सत्याग्रह है उसको होल्डिंग अप भी जो है गांधी जी ने किया है। और गांधी जी के ओपिनियन के हिसाब से ही जो है फर्मनेस इन अ गुड कॉज, ये एक अच्छे कारण में दृढ़ता, सत्याग्रह को कहा गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, ये आप ही की किताब के हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है इनको एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। ठीक है। इन्हीं चीजों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट हुए थे उनमें तीन मेन कॉज थे उनके पीछे। एक तो जलियांवाला बाग मैस्करेज, ठीक है, जिसे आप जलियांवाला बाग नरसंहार कहते हैं। ठीक है। दूसरा रॉयट एक्ट, तीसरा खिलाफत मूवमेंट। अब मैं सबसे पहले जलियांवाला बाग के बारे में बताता हूँ। जो एक ऐसी घटना है जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें उस समय जो है तत्कालीन जो भी कार्यवाहक ब्रिगेडियर थे वो जनरल रेजिनॉल्ड डायर थे। उनका नाम ही रेजिनॉल्ड डायर थे, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के हाथ सैनिकों को निहत्ते भारतीय नागरिकों की भीड़ में अपनी राइफलों से फायर करने का आदेश दिया था। तो ये वही जनरल डायर है जो जलियांवाला बाग जो अमृतसर है वहां पर पंजाब में एकत्र हुए थे, और कम से कम उसमें जो है 379 लोग जो है वो मारे गए थे और 1200 से अधिक अन्य जो है वो घायल हुए थे। अब आपको जो है इतनी जानकारी नहीं लिखनी है कि कितने घायल हुए थे, क्या हुआ था। ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1990 में, और किसके द्वारा करवाया गया था। तो एक्टिंग ब्रिगेडियर था जिसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर। ठीक है। तो ये चीज के बारे में आपको जरूरी हो जाता है यहाँ पर समझना, क्यों? क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट हुए थे उनका सबसे मेन कारण था। उसके बाद आया था रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट ये है कि ये 1919 में आया था, फरवरी 1919 में। इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि ब्रिटिश भारत की विधायी द्वारा कानून पारित करना था, और अधिनियम ने कुछ राजनीतिक मामलों को जूरी के बिना अजमाने की अनुमति दी और बिना मुकदमे के संदिग्धों को नजरबंद करने की अनुमति दे दी। तो इससे भी क्या है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का राइज अप हो। ठीक। तो मतलब कि legislation passed by the Imperial Legislative Council, the legislature of British India, and the act allowed certain political cases to be tried without juries and permitted internment of suspect without trial। ठीक। उसके बाद आया था खिलाफत मूवमेंट। अब ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ठीक है, इसमें तीसरा जो है मैंने लिखा हुआ है, इसमें खिलाफत मूवमेंट है। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये खिलाफत आंदोलन भारत में पैन इस्लामी शक्ति, जो कि 1919 में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच में एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को बचाने के प्रयास में उठी थी। तो मतलब टोटल मिला के यही है कि खिलाफत मूवमेंट एक पैन इस्लामिक फोर्स, जो कि इन इंडिया दैट अरोज इन 1990 इन एन एफर्ट टू स्लेविज द ऑटमन क्लिप एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो ये खिलाफत आंदोलन था।
अब कुछ चीज़ें, ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हमने ये शुरुआती तौर पर देखा कहाँ से? तो देखा ये था कि जो कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन था, कांग्रेस सेशन था, जो कलकत्ता में हुआ था, सितंबर 1920 में, तो महात्मा गांधी ने कन्विंस किया था यहाँ पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को, टू इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। तो गांधी जी ने लॉन्च किया था खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द महात्मा गांधी टू इंक्लूड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज टू इंडिया। अब इतना सब कुछ होने के बाद द गांधी इरविन पैक्ट आया। अब ये 1931 में आया था। 5 मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, मतलब जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जिसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन में हुई थी, तो उसमें जो है सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा इस राजनीतिक समझौते पर, ये एक राजनीतिक समझौता था, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कौन कौन से थे कि जो नशीले पदार्थ हैं उन पर निषेध हो, रुपए और स्टर्लिंग के बीच के अनुपात को बदले, भूमि राजस्व की दर को कम करना, नमक कर का उन्मूलन, सैन्य व्यवस्था को कम करना, नागरिक प्रशासन पर खर्च जो है कम करना, विदेशी कपड़े पर सीमा शुल्क लगाना और डाक आरक्षण स्वीकार करना। तो ये वो चीजें थी जिनमें जो है, जो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, ये उसकी मुख्य चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्वाइट इंडियन मूवमेंट, इसके बारे में तो आप इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 9 अगस्त 1942 में हुआ था। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ये महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 में को जो है भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ही हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारी बात तो मान नहीं रहे, ठीक है। और ऊपर से इन्होंने जो है हमारे देश को इतना गुलाम बना दिया कि अब जो है हमसे ये सहन नहीं हो रहा है। तो अब जब सहन नहीं हो रहा है तो जो है इनको भगाना ही पड़ेगा, ठीक है। भैया अब हम अपने हिसाब से करेंगे। अब इंडियन इतने सक्षम हो गए कि हम अपने हिसाब से जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने नियम के हिसाब से अपने देश को चलाएंगे, ठीक है। तो द मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन अ स्पीच इन बॉम्बे वेयर महात्मा गांधी आस्क्ड इंडियन टू डू और डाई, ठीक है, करो या मरो, ठीक है। तो यहीं पर जो है उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। तो मतलब कि टोटल मिला के ये है कि महात्मा गांधी जी की जो है भूमिका आपके इंडियन मूवमेंट या इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया था 20 सेंचुरी में हल्दी, ठीक है, उसकी शुरुआत में ही। वॉज डायरेक्टेड फॉल आउट ऑफ द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट टू पार्टीशन बंगाल, ठीक है। और ये 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश भारत सरकार के बंगाल के विभाजन के फैसले का सीधा नतीजा था, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूज ऑफ स्वदेशी गुड्स एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स वेयर वर द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। तो ये दो जो है बहुत मेन ऑब्जेक्टिव थे इनके। और इसके अलावा कुछ और चीजें भी थी इसमें, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन की मुख्य विशेषताएं, भारत में उत्पादित स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन करना और बढ़ावा देना, अंग्रेजों की तरह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जो अंग्रेज लोग जो विदेशी वस्तुएं थी, ठीक है, उन उनकी तरह मतलब जो उन्होंने बनाया हुआ था, जो विदेशी है, तो जैसे अंग्रेज थे वैसे ही उनकी वस्तुएं थी, ठीक है, तो उनका भी बहिष्कार करना और औपनिवेशिक सरकारी व्यापार को उस पर जो है रोक लगाना। तो ये सारी की सारी चीजें मिलाकर टोटल मिला के इस चैप्टर के अंदर जितने भी पॉइंट थे, मैंने कोशिश यही की है कि मैं उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखूं, ठीक है। और जितना पॉइंट जो है मैं आपके सामने रख पाया हूं, मुझे लगता है कि एग्जामिनर के माइंड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, और एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ने के लिए भी ये बहुत पर्याप्त है। तो इसलिए जो है ये वन शॉट है, इसमें जो है ऐसे ही होता है, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या पसंद आता है, तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो है मेरा जो मोरल है, जो मोटिवेशन है, वो डाउन ना हो, और मैं इसी तरह से आपके सामने जो है वीडियोस लेके आऊँ। और चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। आप कमेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं कि किस तरह की वीडियो है, क्या है, ठीक है। तो कैसी आपको वीडियो लगी, या कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों को नमस्कार कहते हुए धन्यवाद।